आज हम बात करेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 7 के बारे में, यानी ओ सदा नीरा चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे और इस क्लास में हम इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। यानी आज हम लोग यहाँ पे हिंदी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 जो है इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा और इस पार्ट को आज हम लोग बहुत अच्छे से हिंदी अर्थ समझ लेंगे। यानी इस एक वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वो सब आप अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे ढंग से आप इसके समरी को भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। जो भी आपके बुक दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा में जो लिखा हुआ है उसी चीज को हम अपना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा टेक्स्ट साइज में लिख के लाए हैं ताकि आपको अच्छे से देख सके और हम बेसिकली यहाँ पे आ चुके हैं कि आपको अच्छे से समझा सके। बस आप एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा, मन शांत करके अगर आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। और इस एक वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपको कोई और एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे और बहुत अच्छे से उनके बारे में हर चीज समझेंगे, ठीक है। और तब जाके हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से देखना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि पिछले 1 नंबर चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 7 तक अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए पीछे वो सारा चीज तो पढ़ा चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अच्छे से देख सकते हैं शुरुआत से, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो अपने पास यहाँ पे होता है क्या चीज, ओ सदा नीरा। चैप्टर का नाम क्या है, ओ सदा नीरा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे सदा मतलब हमेशा, नीरा मतलब जल, मतलब एकदम हमेशा जल से भरा हुआ नदी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और इसमें ओ सदा नीरा बेसिकली किसको कहा गया है, तो गंडक नदी को कहा गया है, ठीक है। गंडक नदी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ओ सदा नीरा पाठ है, इसको लिखे कौन है, तो इसको लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन लिखे हैं भाई, तो याद रहेगा आपको कि यहाँ पे ओ सदा नीरा पाठ को कौन लिखे हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। माथुर जी भी शॉर्ट में इनको कहते हैं, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जी इस पाठ को लिखे हैं, ओ सदा नीरा को। इनका जन्म जो होता है वो होता है 16 जुलाई 1917 में। कब होता है, 16 जुलाई 1917 में। और इनका निधन जो होता है वो होता है 14 मई 1978 में। कब होता है, 14 मई 1978 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। अगर जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म कहां पे हुआ था, जन्म 16 जुलाई 1917 को तो हुआ था, लेकिन कहां पे हुआ था, जन्म हुआ था शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। वाकई अगर हम लोग ओ सदा नीरा, अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपने लोग पढ़ रहे हैं ओ सदा नीरा, ठीक है। ओ सदा नीरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओ सदा नीरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, आज ये क्या करके गए, ये जगदीश चंद्र माथुर जी आखिर क्या किए हैं कि ये कुछ एक लिखे हैं और हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कितना खुद पढ़े होंगे। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए ये एमए किए थे अंग्रेजी विषय से, ठीक है। एमए किए थे अंग्रेजी विषय से और हम लोग पढ़ रहे हैं इनका जो निबंध है वो हिंदी में। चलो बहुत सही। तो ये एमए किए थे अंग्रेजी में, कहाँ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये किए थे। फिर 1941 में आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण किए, ठीक है। कब, 1941 में। उसके बाद बात करेंगे परीक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। क्या हुए, बिहार में शिक्षा सचिव हुए। प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। अब देखो इनके कार्य के बारे में बात करें कि ये कार्य वगैरह कौन कौन से किए थे, ठीक है। देखिए सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का जो है बीजारोपण किया। यानी बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी किए थे। कब किए थे, 1944 में किए थे, ठीक है, 1944 में। आगे यहाँ पे है क्या है, ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। उसके बाद फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो है हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। उसके बाद है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो है विजिटिंग फेलो रहे थे। विजिटिंग मतलब हर हमेशा आते रहते थे, जाते रहते थे, ठीक है। तो विजिटिंग फेलो थे, मतलब वहाँ पे कुछ बोलने वगैरह के लिए बुलाया जाता था। अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य से ये जुड़े थे, ठीक है। बहुत से और अन्य कार्य थे, उनसे भी ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा लगाव में थे, ठीक है। अभी इनके बारे में और कुछ अगर हम बात करें तो चलिए और अब जानते हैं इनको सम्मान कौन कौन सा मिला, ठीक है। इनको कौन कौन सा सम्मान मिला, देखो विद्यावारिधि की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया, विद्यावारिधि। उसके बाद जो है
कालिदास अवार्ड इनको मिला। उसके बाद और जो है बिहार राजभाषा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। कौन कौन सा? विद्या वारिधि की उपाधि, ठीक है। पहला इनको उपन्यास को मतलब ये जो है सम्मान कौन सा मिला? तो पहला इनको सम्मान मिला विद्या वारिधि। दूसरा इनको सम्मान कौन सा मिला? तो कालिदास अवार्ड मिला। तीसरा इनको सम्मान कौन सा मिला? तो तीसरा मिला बिहार राजभाषा पुरस्कार, ठीक है, बिहार राजभाषा पुरस्कार। तो ये 3 अवार्ड से ये सम्मानित किए गए। अब इनकी अगर कृतियों के बारे में बात करें, ये बेसिकली कौन कौन से रचनाएं करके गए हैं, तो चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1936 में ये प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन वो सरस्वती में प्रकाशन किए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुई। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भोर का तारा किनका है, तो आपको पता होना चाहिए किसका? माथुर जी का। किसका? माथुर जी का है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी की यह रचना है। और ये जो है 5 एकांकी नाटकों का संग्रह, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 5 एकांकी नाटकों का संग्रह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भोर का तारा है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा 1946 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद ओ मेरे सपने, जो कि 1950 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी। उसके बाद कोणार्क, बंदी, उसके बाद है शारदिया। उसके बाद अपने पास है पहला राजा। उसके बाद है दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक और गगन सवारी। और जो है उसके बाद एक और क्या है? गगन सवारी के अलावा जो है 2 कठपुतली नाटक भी लिखे थे, ठीक है, 2 कठपुतली नाटक भी ये लिखे हुए थे। उसके बाद में बात करें तो 10 तस्वीरें और जो है जिन्होंने जीना जाना, ये भी इन्हीं का जो है रेखा चित्र और संस्मरण है, ठीक है। उसके बाद बात करें परंपराशील नाट्य, उनकी समीक्षा दृष्टि की जो है परिचायक है। उसके बाद बात करें बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है, ठीक है। तो इनकी कुछ कुछ रचनाओं के बारे में आप लोग जाने, सम्मान के बारे में जाने, जन्म निधन के बारे में जाने, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ना ये जो इनकी रचनाएं हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। मेरी बांसुरी सबसे पहला इनकी जो है 1936 में एकांकी आई, जो कि सरस्वती प्रकाशन में प्रकाशित हुई। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है भोर का तारा, 1946 में प्रकाशित हुई। ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी। उसके बाद कोणार्क, ठीक है। उसके बाद बात करें बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक और गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र और संस्मरण किए। उसके बाद बात करें परंपराशील नाट्य पुस्तक जो है, परंपराशील नाट्य जो है पुस्तक, इसकी समीक्षा दृष्टि का जो है परिचायक रहे हैं। और बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर जो है विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह है, ठीक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम किनका है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का। बोलते क्षण किसकी रचना है? निबंध है। तो आपको याद रखना है कि ये निबंध संग्रह जो है किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ठीक है। तो ये अपने पास कुल मिला के लेखक परिचय के बारे में हुआ। देखो लेखक परिचय में ज़्यादा कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं होता, उसमें ऐसा चीज़ है ना कि आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, जन्म कहाँ पे हुआ, उनको कौन कौन सा सम्मान मिले, उनकी वृत्ति क्या है, उनकी रचनाएं क्या है ना, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। उस चीज़ को आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए। अभी तक अगर कॉपी में नोट नहीं किए तो बैक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब जब हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे, अब जब चैप्टर को समझना हम लोग शुरू करेंगे, तो हाँ, यहाँ से हम आपको अच्छे ढंग से समझाते हुए चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो अब आपका पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। कमेंट सेक्शन से ध्यान हटाइए, मोबाइल को फुल स्क्रीन करिए, इधर उधर ध्यान भटकाना छोड़िए और मस्त अपने सामने एक कॉपी निकालिए और पेन लीजिए और अच्छे से मोबाइल सामने रखिए, ठीक है, या लैपटॉप में देख रहे हैं, जिससे भी आप देख रहे हैं सामने रखिए अच्छे से और अपना कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, प्रॉपर बैठिए और अच्छे ढंग से पढ़ना शुरू करिए फटाफट, जल्दी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और सभी बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग इसको लाइक कर लेना है। और अब चलो चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ये जो ओ सदानीरा पाठ है, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी चंपारण के क्षेत्र के, बिहार के चंपारण क्षेत्र से यहाँ पे इस निबंध को लिखना शुरुआत करते हैं, लिखने की शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है यहाँ पे ये चर्चा करते हैं क्या चीज़ के बारे में? ऑब्वियसली अपना बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। ये बोलते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम में जो है, ठीक है, वहाँ की जो चंपारण क्षेत्र है उसकी भूमि क्या है? बहुत ही ज़्यादा पुरानी भी है और बहुत ही ज़्यादा नवीन भी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी भी है और बहुत ही ज़्यादा नई भी है, ठीक है। वहाँ की मिट्टी जो है नवीन भी है और पुरानी भी है।
हिमालय की जो है तलहटी में जो है जंगलों की गोदी से उतरकर मानव जो है मानव, ठीक है, उतार कर जो है मानव सैसब सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। क्या बोला गया यहाँ पे? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, ये अपने पास मान लो कि यहाँ पे हिमालय हम बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास ये क्या है? हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये अपने पास हिमालय पर्वत है और अपने पास चंपारण जो है, ये चंपारण यहाँ पे है, ठीक है। ये चंपारण अपने पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर बात करें तो यहाँ जो है ना, ये जो है पहाड़ का ही एक रूप है, ये भी पहाड़ का ही एक रूप है। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है धरती जो है प्लेन होते जा रही है, समतल होते जा रही है, लेकिन फिर भी अभी धरती थोड़ा उभर खावर है ही, धीरे धीरे करके सही होता रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से, ठीक है, उतार कर मानव सैसब सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा हो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको जैसे अभी हम स्क्रीन पे अच्छे से दिखाते हैं कि बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये अपने पास क्या हो गया? अपने पास यहाँ पे आपको दो जगह दिख रहा है। एक जो है क्या चीज़? एक हिमालय पर्वत, और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या चीज़? अपने पास ये जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य आपको यहाँ पे जो दिख रहा है। तो ये दो ये अभ्यारण्य और एक हिमालय है। अब इसमें देखिए, जो पर्वत है, पर्वत से नीचे यहाँ पे है ना, पर्वत से नीचे यहाँ पे ये आपको जगह पड़ रहा है। तो यही जो है चंपारण का ये क्षेत्र है, और चंपारण का क्षेत्र मतलब हिमालय पर्वत से जो है एक तरीके से धरती ठुमक ठुमक के चल रही है। वही चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वही चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं कि जो है जंगलों की गोदी से उतार कर मानव सैसब सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को, इस अच्छी सी धरती, लगता है बचपना धरती का है। जैसे बचपन में बच्चे होते हैं तो वो जैसे ठुमक ठुमक कर चलना सीखता है, उसी प्रकार से इस धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है, ठीक है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल और अन्य जंगली वृक्ष की जो है भटकती सी पाते, ठीक है। मतलब ये अलग अलग पलाश का पेड़ होता है, साल का पेड़ होता है, और अन्य बहुत सी जंगली वृक्ष की जो है भटकती सी पाते कहीं कहीं पर पेड़ उगाते हैं, ठीक है। दूर दूर तक बात करें तो समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर जो है उंगलियों ने मानो जिसे परिहतनावश कर दिया है, ठीक है। परिहतनावश एक तरीके से कपड़ा को हटा लेना, कपड़ा को खींच लेना, जैसे ऐसे मानो कि ट्रैक्टर की जो है ना आतुर उंगलियों ने, ट्रैक्टर की जो वो नुकीले जो मतलब फार होते हैं, वो क्या करता है, मानो एक धरती का ना कपड़ा खींच लिया हो, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, ऐसा लगने लगता है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इस नदियों में जल जो है नाम मात्र को रह गया है। बालू की जो है डगरों के बीच जो है खोई सी रह गई है। ये धाराएं जो कभी बनश्री से ढके वृक्ष स्थल से किलकती रहती थी, ये बनश्री मतलब एक तरीके से ये जो हरियाली है, ये जो जंगल है, पूरी हरियाली से बहुत ही खुशहाल रहा करती थी। ये वृक्ष स्थल में किलकती रहती थी। ये जो है वृक्षों में बात करें तो मतलब एक तरीके से ये जो है ना एक तरीके से वृक्ष जो है, जितने भी वृक्ष हैं सभी एक तरीके से हरियाली में बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा हरा भरा रहा करता था। आगे क्या होता था, किलकती रहती थी। अब ये किलकती नहीं है, अब ये खुश नहीं होती है, अब ये हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है। या तो लाज से गरी निस्पंद सरकती रहती है, मतलब लाज से गरी मतलब निस्पंद एक तरीके से शांति से एकदम सरकती रहती है, जाती रहती है, ठीक है। या बरसात के दिनों में उन्मत्त यौवना बिरंगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती रहती है, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो है ना, जैसे पहले जो है ये बनश्री यानी जंगल से जो है मतलब अंदर में जो जंगल जो रहता था, बहुत सारा जंगल है, उसके बाढ़ जब कभी पानी एक्स्ट्रा होता था तो वो जंगल के अंदर से वो पानी जाता था, ठीक है, पानी रहता था उसके जड़ों में, वृक्षास्थल में वो घुमा करता था पानी। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये किलकती नहीं है, तो लाज से गरी निस्पंद सरकती रहती है, ठीक है। ये सिंपल शांत अपना जाते रहती है पानी, ठीक है, वो ये नदी का, ठीक है। और साथ ही साथ बरसात के दिन में कभी कभी ऐसा बरसात का दिन आता है, उन्मत्त यौवना वीरांगनाओं की भांति, ठीक है। एक तरीके से उन्मत्त यौवना मतलब सिंपल सी बात है, एकदम प्रचंड रूप धारण किए हुए नवयुवक जो मतलब युवती जो रहती है, वीरांगनाओं की भांति एकदम समझो ऐसा प्रचंड रूप अपना धारण की हुई रहती है, ठीक है, नर्तन करती रहती है। उसके बाद मानस,
ठीक है, सॉरी मसान, मसान एक पता है क्या है, मसान एक नदी है, ठीक है। उसके बाद सिकराना एक नदी है, और उसके बाद पंडई, ये भी एक नदी है। मतलब मसान, सिकराना और पंडई भुजा फैला फैला कर उसी मानव के जो है पौरुष को ललकारती है जिसने उसे निर्वसन किया है। मतलब ये सभी नदियां हैं जो कि अपना भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव को बोलती है कि क्या बोलती है कि जिस प्रकार से तुमने सारे वृक्ष को काट दिए, जिस प्रकार से तुमने हमारा दोहन किया, है ना, वही नदी एक तरीके से नदी जो है वो उस वृक्षों के जड़ में रहते थे, और साथ ही साथ नदी बहुत ज़्यादा स्वच्छ साफ हुआ करती थी। तो आज जो है वही मानव को ललकारती है, ठीक है। ऐसा मानो जिसने उन्हें निर्वसन किया है, जिसने उन्हें जो है निर्वस्त्र किया है, उन सभी को। सन 62, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, ठीक है। नदी की बात करेंगे, नदी इतनी गुस्सा में थी कि सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्हें जो है रामचरितमानस के केकई के क्रोध रूपी नदी का बाढ़ की याद आ गई, ठीक है। मतलब सन 62 में जिस प्रकार से बाढ़ आई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि नदी पूरा गुस्से में है। जिस प्रकार से केकई रामचरितमानस में गुस्सा थी, उतना ही गुस्सा उस नदी का भी लग रहा था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियां संयमित थी, मतलब एक तरीके से शांत थी, ठीक थी, है ना। तो मतलब यहाँ पे बोलते हैं जैसे ये जो है ना 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, तो गौतम बुद्ध जब 2500 वर्ष पहले जब जाया करते थे इसी रास्ते से, ठीक है, तो मल्लों, मौर्यों, ये सब जो अपने अपने जो शासक थे उस सभी को उपदेश देने जब जाया करते थे, तो ये नदियां बहुत ही ज़्यादा संयमित थी, शांत थी, घना जंगल था और वृक्षों के जड़ों में पानी रुका रहता था, ठीक है, और वृक्षों के जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं आती थी, जैसे बाढ़ आजकल आ रही है ऐसा प्रचंड बाढ़ कभी नहीं आती थी। पिछले 600-700 साल में जो है महावन जो चंपारण से गंगा तट तक फैला हुआ था, कटता चला गया। ऐसे ही जैसे अनगिनत मूर्तियों का जो है भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी बनश्री की जो है प्रतिमाएं है, ठीक है। वृक्ष क्या है, तो वृक्ष भी प्रकृति देवी है। वृक्ष क्या है, प्रकृति देवी है। और बनश्री की प्रतिमाएं हैं, एक तरीके से जो जंगल की हरियाली है वो सभी क्या है, प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। जो वसुंधरा भोगी मानव है और जो धर्मार्थ मानव है वो भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब एक तरीके से जो धर्म वाले आदमी लोग भी हैं वो सब भी क्या करते हैं, जो वसुंधरा भोगी है और जो धर्म भोगी है, एक तरीके से सभी क्या है, सभी ने एक तरीके से दोहन ही किया है नदी का। जैसे जो भी धर्मार्थ मानव है वो भी तो अपना मतलब जो भी कूड़ा कचरा रहता है एक तरीके से वो भी सब फेंकता है, या फिर बोले जो धर्म करने वाले लोग हैं अगर वो पूजा ही करता है तो फूल वगैरह जो रहता है जिसको अच्छे से ढंग से विसर्जन करते हैं तो उससे भी तो नदी एक तरीके से दूषित होती है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहानी सुनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कवि जो है जगदीश चंद्र माथुर जी अब एक आपको कहानी के रूप में अब आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इस नदी के बारे में। और कुछ चर्चा यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी किए हैं, तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक लेकिन इसको देखिएगा। बोला गया है यहाँ 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था, ठीक है। मतलब कब राज था, 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य जो है नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला के जो है विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का जो है रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की जो है निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं। कीमियाई प्रक्रिया मतलब एक तरीके से जो यहाँ पे आए और लोग यहीं पे आके बस गए तो उसको कहते हैं कीमियाई प्रक्रिया, ठीक है। तो कहीं दूर से आना और यहाँ आके बस जाना उसको कहते हैं कीमियाई प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। कि बहुत अलग अलग क्रिया, कीमियाई प्रक्रिया का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रिया, कि मतलब अलग अलग जगह से लोग आए और यहाँ पे बस गए। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को जो है 1325 ईस्वी में क्या होता है, कर्नाट वंश का ही एक राजा था, ठीक है, हरि सिंह देव, ठीक है। उसको क्या होता है 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का जो है मुकाबला करना पड़ा था। बताओ ये जो है राजा हरि सिंह देव जो था उनको एक जो है 1325 ईस्वी में एक मुसलमान शासक हमला किया। कौन था, गयासुद्दीन तुगलक,
ठीक है। तो ये जो है हमला करता है, ठीक है, तो उनका मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। मतलब यहाँ पे जो है बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक का एक विशाल सेना था, ठीक है, बहुत विशाल सेना था, वो जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग जो है वन की गहराइयों में निश्चल छिपा हुआ था। हरि सिंह देव का जो महल जो था, उसका जो था वो जंगल की गहराइयों के अंदर था, एक तरीके से इतना ना जंगल था चारों बगल से, उसके एक तरीके से बीच में उसका वो क्या था, दुर्ग था, एक तरीके से उसका रहने का ठिकाना था, वो छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्रचारों से अधिक दुर्भेद्य जान पड़ता था। दुर्भेद्य का मतलब एक तरीके से जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको चीरा नहीं जा सकता, वो इतना गहरा मोटी दीवार की तरह वो सारे पेड़ लग रहे थे, है ना। जैसे ऐसे मानो कि अगर ये यहाँ पे ऐसे समझो कि सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे इसका जो है भवन है, ये यहाँ पे इसका भवन है, सिंपल सी बात ऐसे मानो कि ये, अरे ये तो टोकरी बन गया, चलो तो ये अपने पास मान लो कि अगर इसका एक भवन है, ठीक है, ये इसका अगर मान लो कि इसका एक भवन है, कहोगे भैया भवन ऐसे रहता है राजा का, ठीक है, मान लो ना, मान लो कि अगर ये इसका भवन है, ठीक है, तो इसके चारों बगल जो है ना, इसके चारों बगल जो है जंगल का बहुत सारे जंगल, बहुत किलोमीटर तक जंगल ही फैला हुआ था, ठीक है। तो जो एक तरीके से बहुत मोटी दीवार का काम कर रहा था, जिसको चीर पाना आसान बात नहीं था, ठीक है, जिसको दुर्भेद्य करना आसान बात नहीं था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक इस साइड खड़ा था, उसको यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, सभी तरफ से, इस साइड इस साइड इस साइड सब तरफ से, ठीक है, ऐसा ही हाल था। सुल्तान जो है घोड़े से उतरा, बस गयासुद्दीन क्या किया, घोड़े से उतरा, घोड़ा पर सवार था, घोड़ा पर से उतरा, ठीक है, और तलवार से उसने एक विशाल विपट के तने पर जो है आघात किया, और अपना तलवार निकाला, एक पेड़ के तना को काटा, एक डाली को काटा, ठीक है। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में, और हजारों तलवार घने वृक्ष को पर टूट पड़ी, ठीक है। जब राजा उतर के अपने घोड़े से, गयासुद्दीन तुगलक उतर के अपना तलवार से एक टहनी को काटता है, ऐसे ही में क्या होती है, ऐसे मानो कि उसकी जितनी भी सेना थे सब में मानो उसमें बिजली सी दौड़ पड़ी, सभी अपना अपना तलवार उठाया, देव वृक्ष को सारा डाली वगैरह काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ऑलमोस्ट बहुत सारे जंगल काट दिए, ठीक है। देखते ही देखते क्या हुआ, आगे बात करो, अभी बस बहुत अच्छे से समझो इस चीज़ को। देखते ही जंगल के जो है बीच राह खुलती चली गई। सोचो कैसा दृश्य होगा, वहाँ पे ध्यान दो, मन में एक सिंपल सोचो, नदी के किनारे वो है, ठीक है, आंख बंद करो और देखो, सोचो वहाँ पे जंगल के किनारे, वहाँ पे नदी, जंगल के किनारे वो सब खड़ा हुआ है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक उतरता है और वो पेड़ का एक जो है टहनी काटता है, ठीक है, घोड़ा से उतर के। ऐसे में लगा कि अरे मेरे राजा अकेले काट रहे हैं, सब सेना दौड़ पड़ा लगातार, ठीक है, एकदम से दौड़ पड़ा। और उसके बाद क्या होता है, देव वृक्ष सारा वृक्ष को काटते चला गया, लगातार सारे टहनियों को काटते चला गया, ठीक है। देखते ही देखते बीच राह खुलती चली गई, एकदम रास्ता बनाते चला गया, वृक्ष को बीच से काटते चला गया। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। हरि सिंह देव जो बीच में बैठा हुआ था, वो राजा जो इतने सालों से उसका साम्राज्य यहाँ पे चला था, वो देखते ही देखते उसका घोंसला उसको खाली करना पड़ा, और जो है हरि सिंह देव यहाँ से नेपाल फरार हो गया, भाग गया, ठीक है। तब से जंगल जो काटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं, और तब से, उस दिन से गयासुद्दीन तुगलक जो पहला अपना तलवार से काटा, उस दिन से जो जंगल कटना शुरू हुआ, आज तक कटते ही रह गए, ठीक है। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि जो है सस्यों की खान, जहाँ बीज डालने भर की दरकार है, घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठी है। यूँ चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हर ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो एक तरीके से ये मानो कि जब एक तलवार उठे थे तो एक जो है पेड़ की एक टहनी को काटे थे, और अब मानो हर ट्रैक्टर की जो नुकीली जो फुहार रहती है, एक तरीके से हर धरती को, कपड़े को उधेड़ते हुए हर एक खजाने को निकालते रह रही है, ठीक है। ये धरती क्या है, सोना है, और उस खजाने को ये ट्रैक्टर रौंद रही है, ठीक है। यहाँ पे ये बताते हैं, इस धरती की जो है निवासी, इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। जिस प्रकार की ये चंपारण की धरती है, जो धरती प्राचीन और नवीन है, ठीक है, यहाँ की धरती का इतिहास क्या है, प्राचीन है और नवीन है, उसी प्रकार से यहाँ के जो है निवासी भी जो हैं उसके भी इतिहास मिश्रण है, किसका, प्राचीन और नवीन है,
ठीक है। जान पड़ता है कि आदिकाल से आने जाने का तांता बंधा रहा, मतलब ये चंपारण क्षेत्र में ना बहुत से लोग आए गए ऐसा चलता रहा, बहुत से लोग आए बस गए यहीं पे, है ना। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए जो है पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते हैं, ठीक है। और जंगल से जो छीनी गई जो है जगह, मतलब जिस जगह पे जंगल था उससे छीना गया जंगल से कि ये जगह खाली कर दो जंगल, यानी जंगल सभी को काटते गए, पेड़ सभी को काट के उसको खेत जैसे बना दिया गया। और उसको ठीक करने के लिए, उसको एक तरीके से बोले तो मतलब एक तरीके से जोतने के लिए जो काम करने के लिए लोग आए वो सभी को बाहर से बुलाया गया, चंपारण क्षेत्र से बाहर से बुलाए गए इन सारे लोगों को, ठीक है। पिछले जो है 500-700 वर्षों में जो है थारू और पिछले जो है 500-700 वर्षों में थारू और धांगर जाति यहाँ आकर बसी, ठीक है। पिछले 500-700 वर्षों में जो है थारू और धांगर जाति आए। कौन से? थारू, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा जाति आए, तो यहाँ पे थारू, ठीक है, थारू आए और धांगर आए, धांगड़ आए, ठीक है, धांगर आए, जाति आए और यहाँ पे बस गए। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है। वे लोग अपने को जो है आदिवासी नहीं मानते हैं, ठीक है। थारू जो है अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। थारू शब्द जो है थार रेगिस्तान से निकाला मानते हैं, ठीक है। थारू जो है आदिवासी नहीं मानते, आदिवासी नहीं है, ठीक है। थार रेगिस्तान से निकला थारू शब्द, ठीक है। ये इसके बारे में जाने कि ये जो जैसे बचा थारू और जो है अपने पास धांगर, ठीक है। तो ये लोग अपने को जो है आदिवासी नहीं मानते थे। थारू शब्द थार रेगिस्तान से निकला मानते हैं, ठीक है। धांगरों को जो है 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था नील की खेती के सिलसिले में, 18वीं शताब्दी, ठीक है। इस लोग को कब लाया गया? इन लोग को लाया गया था 18वीं शताब्दी में, शताब्दी में नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए, खेती के लिए लाया गया था, ठीक है, धांगर सबको। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार से लाए थे, ठीक है। दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार, ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे दक्षिण बिहार के, ठीक है, दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार के से लाए गए थे, ठीक है। नागपुर पठार से ये लोग लाए गए थे, ठीक है, पठार से ये लोग लाए गए थे। अब उसके बाद देखिए, और वहाँ के आदिवासी जातियों ओराम, मुंडा, लाहौर इत्यादि के वंशज हैं, ठीक है। वहाँ के जो जाति है ओराम, मुंडा और लाहौर, ठीक है। ओराम जाति जो है अपने पास ओराम, ठीक है, ओराम, उसके बाद मुंडा और लोहार, ठीक है, मुंडा और लोहार जाति से निकले हुए हैं, ठीक है, वंशज हैं, ठीक है। सिंपल बात ऐसे लिख लो कि वंशज हैं, ठीक है, वंशज हैं। अब आगे बात करें, और ओराम भाषा में जो है, मतलब धांगर शब्द का ओराम भाषा में क्या होता है? भारे का मजदूर इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब ये धांगर शब्द जो है ओराम भाषा में अगर बात करें, ओराम भाषा में भारे का क्या होता है? मजदूर, भारे का मजदूर होता है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन वगैरह बनती है वो सभी चीज़ आप यहाँ पे देखते चलोगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके जो है लोकगीतों को 200 वर्ष पूर्व के जो है उस महाप्रस्थान की जो है कथा बिखरी पड़ी है, जब नील की खेतों का जो है पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब रामनगर के जो है तत्कालीन राजा इन्हें जो है यहाँ लाए, और इसके बाद बरसों तक जो है इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में जो है धांगर मिश्रित और आम भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी और मधेसी में बात करते हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले से जो है प्रकाश भुइयाँ लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। कौन, किसको? भुइयाँ को, ठीक है। अब देखिए ये भुइयाँ लोग जो है कौन है भाई? भुइयाँ, ठीक है। ये जो है भुइयाँ लोग जो है, ठीक है। तो ये भुइयाँ लोग को भी यहाँ पे लाया गया, ठीक है। ये भुइयाँ लोग को भी लाया गया। कहाँ से लाया गया था भाई? तो ये देखो, ये भुइयाँ लोग को लाया गया था कहाँ पे? दक्षिण बिहार के, ठीक है, दक्षिण बिहार के गया जिले से। यानी सिंपल सी बात है, ये जो है गया जिले से लाए गए थे। किस काम के लिए? तो नील की खेती के लिए, ठीक है, नील की खेती के लिए। और इसी सबसे सवाल मेनली पूछा जाता है आपके परीक्षा में, इसीलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः जो है ये सब क्या है? ये सब जो है मुसहर वर्ग के अंग है, ठीक है। ये जो भुइयाँ लोग हैं ये सब क्या है? मुसहर जो वर्ग होते हैं, ठीक है, एक जाति है, ठीक है। तो भुइयाँ लोग जो है एक तरीके से मुसहर वर्ग से, ठीक है, अंग है। और इस जो है कर्मठ मजदूर के जो है नील जो है कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु जो है संपदा के भागी ये कभी ना बन पाए। मतलब एक तरीके से जितने भी अंग्रेज लोग जो थे इससे दासों की तरह, एकदम नौकर की तरह काम करवाते थे, लेकिन इन लोग को कभी भी कुछ देते नहीं थे। संपदा का भागी इन लोग को कभी नहीं बनने दिए, ठीक है। आगे आते हैं। आने वालों का तांता बंधा ही रहा। जैसे ये सभी लोग यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे आए थारू आए, धांगर आए, ठीक है, भुइयाँ लोग आए, ये सब अलग अलग जाति के वर्ग के लोग आए और यहीं पे बस गए। तो आने वाले लोगों का ऐसे ही तांता बना रहा, मतलब लगातार आते रहे। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका की खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि की जो है संपदा प्राप्त करने की अभिलाषी पछाई जमींदार तथा वे जो है गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। मतलब हर एक लोग, जितने लोग आए, ठीक है, राजा से लेके यहाँ पे अंग्रेज और जितने मजदूर, चाहे कोई भी जाति वर्ग से लोग हैं, हर कोई लोग आए और यहाँ पे इस जमीन की इस उर्वर धरती को बहुत ज़्यादा उपयोग किए और यहीं पे बस गए, ठीक है। आगे यहाँ पे बताते हैं, पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त जो है समुदाय यहाँ आया है, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी चंपारण के जो है यहाँ पे एक और जो है लोग आए हैं पिछले 10-12 वर्षों में, ठीक है। और चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया है कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थी को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारुओं और धांगरों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी हुई है, ठीक है। मतलब उनके लिए भी एक तरीके से उपजाऊ का ये जमीन बना हुआ है, रहने का, आश्रय देने का ये जगह बना हुआ है, ठीक है। बिछुरी माता के जो है सुखद संस्पर्श की स्मृति धान की खेती में इन्हें मिली और हिमालय की जो है पद स्थली पर मानो जो है गंगा सागर और जो है चरनोदक उंडेला इतिहास की उंगलियां ऐसी बीना पर जो है थिरकती जिसकी हर झनकार एक जो है अलग स्मृति की जो है प्रतिध्वनि है। मतलब इतिहास यहाँ की जो ऐसी है ना कि हर ध्वनि जैसे उसकी जो होती है वो क्या होती है, वो अच्छा लगता है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए और जो भी आए उनको यहाँ पे ये जगह रहना बहुत पसंद हुआ। उस दिन चंपारण के एक जो है सुदूर गांव में एक जो है बीना की जो है विविध रागनी सुनने को मिला, ठीक है। मतलब चंपारण में ही जब कभी थे ना तो इनको ना मतलब क्या होता है कि बीना का एक जो है क्या सुनने मिला, विविध जो है रागनी सुनने को मिला। मतलब बीना का जो है रागनी आवाज़ जो है इनको सुनने को मिला। थारुओं का जो है अनुपम गृह कला, धांगरों का नर्तन और पूर्वी बंगाल के जो है निर्वासित किसानों की करुण कीर्तन, ठीक है।
मतलब एक तरीके से थारू लोग क्या करते थे, इन लोग का गृह कला है, ठीक है। थारू लोग जो है इन लोग क्या चीज में फेमस है, तो ये लोग गृह कला में फेमस है। किस में? गृह कला में, ठीक है, गृह कला में फेमस है। उसके बाद धांगर का क्या चीज, नर्तन फेमस है। देखिए धांगरों का नर्तन, ठीक है, ये लोग डांस करते थे, तो इन लोग का डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और अगर बात करें तो पूर्वी बंगाल से जो है निर्वासित किसान आए, उन लोग का करुण कीर्तन, उन लोग जो है कीर्तन जो करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला जो है मूलतः उसके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीख का बनाया जाता है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वो सीख का बनाया जाता है। सीख मतलब एक तरीके से बांस वगैरह का सीख से बनाया जाता है। और कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सीख की रंग जो है क्या किया जाता है, रंग बिरंगी टोकरियां के जो है किनारे सीप जो होता है, सीप एक तरीके से समंदर में जो मिलता है सीप, उसका जो है एक तरीके से क्या रहता है, झालर लगाई जाती है, ठीक है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक हैं उनकी आकृतियां भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के जो है काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, ठीक है, मूंज यानी रस्सी, मूंज का मतलब क्या होता है, रस्सी से जो बनाए जाते हैं। शिकारी और किसान के लिए काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। किंतु सबसे मनोहर था नववधु की एक अनोखा अलंकार जो मात्र आभूषण ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक ना मतलब ये जो है मतलब एक तरीके से ग्रामीण समारोह का एक आयोजन किया गया था। जब ये घूमने गए थे, तिनके ही अनुरोध पर एक ग्रामीण समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें ना मतलब बहुत सारे लोग आए थे, मतलब अलग अलग जितने भी लोग थे, ये सभी लोग आप देख रहे हैं ना, ये सभी लोग आए थे। जैसे थारुओं का गृह कला देखा गया, उसके धांगर लोग आए थे, उन लोग का नर्तन कला बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद जो भी पश्चिम बंगाल के लोग आए थे, वो सभी का क्या था, करुण कीर्तन जो है उन लोग का बहुत तगड़ा था, ठीक है। ये सभी चीज़ बहुत ही मनोहर था। अगर बात करेंगे गृह कला के बारे में बात करेंगे तो देखो ये लोग क्या थे ना, मतलब एक तरीके से जो टोकरी वगैरह होता था गेहूं वगैरह रखने के लिए, उसके साइड में बहुत ही ज़्यादा सिप का जो रहता है, सिप की वगैरह आप सुने होंगे, सिप की मोती, तो वो सिप का ना एक तरीके से जब सूख जाता है तो उसको साइड से लगा दिया जाता है। पुराने चीज़ों पे आप देखते होंगे सिप बहुत पहले ज़्यादा लगाया जाता था, ठीक है, वो देखते हैं। उसके बाद किसान वगैरह का जो रस्सी वगैरह होता है उसमें भी अलग अलग कलर का रस्सी आता है, ठीक है, तो वो भी डिज़ाइन इनको देखे। वो जो दीपक जो जलता है उसमें भी अलग अलग कलर का डिज़ाइन था, ठीक है। इतना अच्छा सा मनोहर दृश्य लग रहा था, ये देख के ये खुश हुए थे, ये सभी चीज़ देख के, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला गया है। अब इनको एक बहुत ही अनोखा सा चीज़ दिखता है, ठीक है, बहुत ही अनोखा सा चीज़ दिखता है। नववधु का एक अनोखा अलंकार जो मात्र आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर को खाना लेकर, अब देखिए, हर पत्नी दोपहर को खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधु जब पहली बार इस जो है कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है। एक पीढ़ा एक वस्तु होता है जिसमें तीन जो है क्या रहती है, लटे बेनियों की भांति जो है लटकी रहती है, जिसमें तीन जो है लटे एक तरीके से लटकी रहती है बेनियों की भांति। और हर लट में धवल सिपों की एक जो है बीज विशेष का सफ़ेद दाने पिरोए जाते हैं, ठीक है। ये सिपों का धवल सिपों का एक तरीके से उस जो है ना मतलब एक तरीके से जो लटका हुआ रहता है तीन, ठीक है, धागा टाइप का, उसमें क्या रहता है, सिप जो है बांधा रहता है, ठीक है, उसको पिरोया जाता है। तो आगे बोलते हैं, पीढ़े के ऊपर जो है सीख के कलापूर्ण टोकरी के जो है भोजन रखा जाता है, ठीक है। पीढ़े के ऊपर सीख की जो है कलापूर्ण टोकरी में, ठीक है, वो सीख का जो है कलापूर्ण टोकरी रहता है, उस पीढ़े के ऊपर जो है, ठीक है, उस पीढ़े के ऊपर भोजन का टोकरी रखा होता है। टोकरी के दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधु धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है तो सिप की बेनियां रजत कंकनों की जो है भांति झंकृत हो उठती है और सारा गांव जान लेता है कि वधु अपने प्रियतम को कलेव कराने जा रही है। कलेव यानी खाना लेके जा रही है, नाश्ता करवाने जा रही है। यानी यहाँ पे एक बहुत ही कलापूर्ण एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। एक जो है मतलब एक तरीके से एक चीज़ देखते हैं जो कि क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक पीढ़ा था, ठीक है, एक पीढ़ा, ठीक है। तो वो पीढ़ा जो होता है ना, वो पत्नी क्या करती है, जब भी किसी का शादी होता है तो वो पत्नी क्या करती है, अपने खेत में जो पति काम कर रहे होते हैं उनके लिए सामान लेके जाते हैं, तो वो पीढ़ा अपनी टोकरी पे वो नववधु डालती है
और जब पहली बार ये करती है तो उसको पीढ़ा वो डालना रहता है और उसके ऊपर खाना, ठीक है, वो खाना रखी। अब उसके बाद वो जाएगी, वो सिप वगैरह जो तीनों लटका हुआ रहता है, ठीक है, तो वो जो है आपस में टकराता है तो आवाज़ आता है। पूरे गांव वाले को पता चल जाता है कि नववधू जो है वो अपने पति के लिए, अपने प्रियतम के लिए अपना खाना यानी कलेऊ लेके जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक गजब का चीज़ ये देखते हैं, ठीक है। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगरों की जो है सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों जो है ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे, ठीक है। ये सभी जो है ये धांगर लोग जो है एक तरीके से शाम हुआ और ये लोग नृत्य करने लगे, ठीक है, सामूहिक नृत्य। औराम्ब नृत्य से जो है मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के, मतलब ये देखो औराम्ब के जो है एक तरीके से बोले तो वंशज हैं ही, तो औराम्ब से ही मिलते जुलते इनका भी डांस वगैरह होता है, नर्तन होता है धांगरों के। किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए, अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं, ठीक है, और नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है, ठीक है, रुमाल लेके ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो नेपाल का जान पड़ता है, ठीक है। गीतों की कल्पना और जो है चित्रोपमता अधिक जान पड़ती है, ठीक है। एक तरीके से मतलब बोले तो आप सोच सकते हो कि सभी लोग मिलकर एक तरीके से पुरुष ऐसे ऐसे रुमाल लेके हिला रहे हैं और उसके बाद मतलब एक तरीके से और महिलाएं वगैरह सब अपना अपना डांस करती जा रही है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो भाषा में भोजपुरी और औराम का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते थे और गीतों के मधुर व्यंजन के बीच जो है प्रहसन की छवि दिखा जाते थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे अलग अलग लड़के अलग अलग जानवर का भेष बना के आते थे, चेहरा वगैरह पे कुछ वैसे डिजाइन बना के, रिछ, शेर, हिरन, इन जो है निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच जो है हिल मिल कुदक रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से अलग अलग जानवर बन के सभी लोग आ रहे हैं, अपना कुदक रहे हैं। उसके बीच में लगा कि सदियों की जो है नागरिक सभ्यता के जो है अनगिनती पर्दे उठ गए और निर्वध, ठीक है, नर नारियों की जो है आदिम किंतु जो है सुषमा भरी झांकी मिली। मतलब बहुत सारे लोग का मतलब लग रहा था वो पुराना जमाना में पहुंच चुके हैं, वैसा कुछ इनको फील हो रहा था। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के जो है कीर्तन, पूर्वी बंगाल से भी जो लोग आए थे वो सभी लोग कीर्तन में बहुत माहिर थे, ठीक है। तो हम एक जगह पश्चिमी बंगाल शायद बोल दिए थे, पूर्वी बंगाल याद रखिएगा, ठीक है। पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर जो है विषादपूर्ण वातावरण के जो है अनाग दिगुंज का स्रोत निकला, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो पूर्वी बंगाल के लोग जो थे वो लोग कीर्तन जो कर रहे थे ना, पूरा वातावरण ऐसा मानो विषादपूर्ण एक तरीके से पूरा एकदम ऐसा मानो जैसे शांत कर दिया हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हादसा हो गया ऐसा कर दिया, ठीक है। और भागीरथी की जो नाविका की याद जो है प्रतिध्वनि होने लगी। चंपारण की जो है खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की जो है उर्वध ताने छोटी होती जाएं, शायद जो है इनकी विषाद स्मृतियां की रेखाएं मलिन हो जाएं और उल्लास की करियां मुखर हो उठे। उल्लास रात बीत चली, जो है दिवस का संघर्ष अंधेरे के जो है पर्दे के जो है पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। यहाँ की धरती बहुत कुछ दी, बहुत उपजाऊ धरती मिला चंपारण का, बहुत कुछ देती है, लेकिन यहाँ के जो है जनजीवन है वो समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जो है जमींदार में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी के जो है नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे, ठीक है। पहले जो था होता था, ठीक है, मतलब अगर बेतिया राज के जो भी जमींदार वगैरह थे सब एक तरीके से क्या बन गए, अंग्रेज के एक तरीके से क्या बन गए, अंग्रेज ठेकेदार बन गए और अंग्रेज के लिए काम करने लगे। पहले ना नील की खेती बहुत ज़्यादा करवाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। नील से ही पहले रंग बनता था, ठीक है, पहले नील रंग से ही बनता था, तो रंग बनते थे, इसलिए नील की जो है पश्चात देशों में, पश्चिमी देशों वगैरह में क्या होता था, बहुत ज़्यादा मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत मतलब जो किसान होते थे का कोई लाभ नहीं हुआ। रैयत का मतलब किसान। देखो, लाखों की संपदा अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, बहुत अंग्रेज ठेकेदार जो बने, ये जो है कहाँ के लोग, जो अपने पास बेतिया राज के लोग हैं, अपने पास चंपारण में ही पड़ता है, तो बेतिया के जो है मतलब एक तरीके से ठेकेदार बन गए।
इसलिए नील के जो है पश्चात के खेतों में बहुत ज़्यादा मांग थी और इसीलिए जो ठेकेदार सब बने उनके हाथ तो लाखों की संपदा हाथ लगी, लेकिन जो रैयत थे, जो किसान थे, वो उन लोग को कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज में बहुत कम अदायगी पर जो है हजारों एकड़ जमीन इन गोरों ठेकेदार ने ली। बहुत हजारों जमीन जो बात करेंगे, हजारों एकड़ जमीन जो है इन ठेकेदारों ने, मतलब गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात में उनकी जो है भव्य कोठियां खड़ी हो गई। बहुत से अलग अलग छोटे छोटे गांव में उन अंग्रेजों लोग का, या फिर बोले तो वो जो है ठेकेदार लोग का, बहुत भव्य भव्य महल टाइप का खड़ा हो गया। ठीक है, किसानों की जो है जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। अगर 20 कट्ठा तुम्हारे पास खेत है तो कम से कम तुमको 3 कट्ठा खेत नील की खेती करना है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब जो है केमिकल रंग का इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठा के छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें। ठीक है, एक तरीके से बोले तो जब नील की खेती पहले क्यों करवाया जाता था, उससे रंग बनता था, लेकिन जब नील का ना मतलब खेती एक तरीके से क्या हुआ, उससे करवाने के बजाय जो प्राकृतिक अलग तरीके से मतलब बोला जाए तो केमिकल वगैरह से रंग वगैरह बनने लगा था। ठीक है, क्या बहुत सारा केमिकल आता, उसको मिक्स करके रंग वगैरह बनाए जाने लगा। उसके बाद थोड़ा सा नील की खेती पर कम हुआ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करवाया जाता था कि भाई अगर तुमको नील का खेती करना छोड़ना है तो तुमको क्या करना होगा, मोटी रकम हमें देना पड़ेगा, तब तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होने लगा। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इस जो है नील्हे साहबों का जो है निष्कंठ साम्राज्य था। बहुत ही मतलब एकदम फ्री होकर ये साम्राज्य अपना चला रहे थे उन दिनों। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पे हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत यानी किसान ने यहाँ उत्सव का शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ पे नजराना भेजना पड़ता था। साहब बीमार पड़ता तो रैयत के इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाड़ी कमाई में से कुछ ना कुछ देना होता। ठीक है, मतलब इतना राज चलता था। जो भी अंग्रेज लोग थे एक तरीके से ऐसा बना के रखे हुए थे कि सिंपल सी बात है, जिस रास्ते से साहब की सवारी जाएगी उस रास्ते पे किसान का यानी रैयत का जानवर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर साहब को बीमार पड़े तो वसूली पूरा एरिया से होगा, सभी को पैसा देना है। साहब बीमार पड़े, साहब ठीक होंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी साहब को भी हाथी खरीदते, कोई चीज़ खरीदते तो मतलब एक तरीके से सभी लोगों से पैसा मांगा जाता कि साहब कुछ खरीदेंगे उसके लिए पैसा दो। ठीक है, भिक्कर वाला हाल था। उसके बाद बोले तो अगर कोई किसान अपनी बेटी वगैरह का शादी किया तो सबसे पहले उपहार यानी नजराना गिफ्ट जो होता है साहब के यहाँ पे पहुँचाना होता था। ठीक है, ऐसा हाल था। अब ऐसे ही एक साहब थे अमोलवा कोठी के। ठीक है, अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या था, एमन साहब। अमोलवा कोठी के साहब का नाम क्या था, एमन। भीषण आतंक था एमन साहब का। एमन साहब भी बहुत तगड़ा मतलब एकदम तंग करने वाले लोगों में से थे। भीषण आतंक था लोगों में। अमोलवा कोठी के साहब का नाम जो एमन था, भीषण आतंक था एमन साहब का। किसी भी रैयत यानी किसान की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन जो है नील्हे गोरों के हाथ का जो है पुतला था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उन दिनों उत्तर बिहार के दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में जो है डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहबों के कोठियों में ठहरते थे। मतलब एक तरीके से जो भी बड़े अफसर वगैरह आते थे तो वो सबको देहात में अभी तो डाक बंगला वगैरह रहता है तो वहाँ पे जाके रह सकते हैं, लेकिन पहले ये नहीं होता था। तो कोठियाँ में ठहरते थे, वो साहब के कोठियाँ में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं वर्षों तक चंपारण की गोरे नील्हों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा। अंग्रेज लोग का आप देखो चाल चलन देखो, गंगा नदी पर ना पुल बनाना था, चंपारण क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल बनाना था। ये लोग पुल नहीं बनाते थे कि एक तरफ का लोग जो है दूसरे तरफ पहुंच जाएंगे, नदी के उस पार के लोग उस पार पहुंच जाएंगे। बागी विचारधारा मतलब एक तरीके से जो भरके हुए लोग हैं अगर वो इस साइड भी पहुंच गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए गंगा पर पुल नहीं बनाएंगे लोग। ठीक है, उसके बाद बात करें और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस जो है आलम में सन 1917 में अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी। ठीक है,
लास्ट में अब होता है कि गांधी जी आते हैं, ठीक है। और इसकी चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। और स्वतंत्र युद्ध के जो है महानाटक के उस नंदी पाठ में मानो सूत्र रूप से संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसकी जो है ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में मुझे एक जो है अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी एक चीज़ के बारे में बोलते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जी को 1962 में एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बहुत ही अजीब सा इनको सौभाग्य मिला। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों पर जो है रज लेने जहां गांधी जी सन 1917 में अभियान किया था। मतलब ये एक 1962 में ना जगदीश चंद्र माथुर जी, ये जो अपना ओ सत्यनारायण पाठ लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी घूमने निकले थे, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर निकले थे। ये सोचे थे 1917 में जो गांधी जी आए थे उनके सभी स्थलों पर जाएंगे जहां जहां वो उन्होंने अभियान किया था। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो 17 में गांधी जी के साथ थे। उन सभी लोगों से कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो गांधी जी के साथ उन समय थे भी। सोने पे सुहागा पता है क्या हुआ कि मोतिहारी में मिले थे कौन? श्री रामदयाल शाह। गांधी जी के रहने सहने का जो है प्रबंध जिनके हाथों में हुआ था, एवं श्री हरवंश सहाय जो कि मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके जो है सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात हुई और देर तक बातें हुई, ठीक है। देखो अब इनके बात करें तो इनको बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई जो कि गांधी जी के साथ उस समय 1917 में आंदोलन वगैरह कर रहे थे। उनमें जो है श्री रामदयाल शाह मिले थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से श्री रामदयाल शाह मिले थे जो कि एकदम गांधी जी के रहने सहने का पूरा प्रबंध उन्हीं के हाथ में था। एवं श्री हरवंश सहाय जो कि मुजफ्फरनगर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे, ठीक है, हरवंश सहाय भी मिले थे और वकील भी थे वो, ठीक है, सलाहकार भी रहे थे। और लौटने पर मुजफ्फरपुर से जो है श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात हुई, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे। मतलब अगर बात करें ये जो है रामनवमी बाबू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के एकदम साथियों में अग्रगण्य थे। गांधी जी के साथ रहने वालों में से बहुत ही प्रमुख लोग थे ये सब। जिस तेजस्वी किसानों के जो है आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया वह राजकुमार शुक्ल सन 17 में पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल का सन जो है 30 के आसपास मृत्यु हुई थी। राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को बुलाए थे, ठीक है, आग्रह करके, और वो आए थे, उस सन 1930 में उनकी मृत्यु हो गई। किंतु मेरा जो है अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितरवा गांव में। एक भितरवा गांव जो था वहाँ पे इनको बहुत कुछ जानने को मिला। यह गांव अमोलवा के निकट पड़ता है। सन 17वीं में 1917 में जो है एमन साहब की तूती बोलती थी यहाँ पर, ठीक है। जब गांधी जी चंपारण की रैयत और भय के अत्याचार के जो है चुंगल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की जो है सामाजिक अवस्था के जो है सुधार का भी जो है श्री गणेश किया। मतलब कैसे जनता सुधार हो सकता है, जनता की स्थिति कैसे सुधर सकता है, इसका श्री गणेश किया, इसका शुरुआत किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायत का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। उनके साथ दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी ने ग्रामीणों के जो है दुर्व्यवस्था को दूर करने की शिक्षा का महत्वता पर अपना विचार प्रकट किया। मतलब ये बोलते हैं कि एक बार गांधी जी और हम जा रहे थे कहीं पर एक जगह का निरीक्षण करने, मतलब एक शिकायत था किसान का, तो उस जगह पे हम मुआयना करने के लिए हम और गांधी जी जा रहे थे। तो गांधी जी ने शिक्षा पर अपना एक विचार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब केवल आर्थिक समस्याओं का सुलझाने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आर्थिक समस्या को हम सुलझा दें उससे काम नहीं चलेगा। जब भी गांव में पढ़ने वाले एक एक बच्चा अगर शिक्षित नहीं हो तब तक काम नहीं चलने वाला। ये गांधी जी के विचार थे। और आज गाँव के बच्चा भी बैठ के आज ऑनलाइन क्लास करके पढ़ाई कर रहे हो तो ये कितनी बड़ी अच्छी बात है ना। गांधी जी का भी ये कहना था कि गांव में बच्चा बैठा, ग्रामीण का एक एक बच्चा जब तक शिक्षित नहीं हो जाए तब तक जो है सारी अन्य जो है समस्याओं का समाधान करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालय की स्थापना करना और करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांव में जो है आश्रम विश्वविद्यालय स्थापित किए। फिर गांधी जी ये सोचे कि चलो आश्रम विश्वविद्यालय खोलते हैं कि गांव के बच्चे भी पढ़ सके। 3 जगह वो कुल मिला के आश्रम विश्वविद्यालय खोले भी। कहाँ खोले पता है? बरहरवा में, उसके बाद मधुबन में, उसके बाद भितरवा में। ये 3 जगह याद रखिएगा, बरहरवा, मधुबन और भितरवा। चलो इसके बारे में लिखते हैं क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम में रहती है।
अब क्या है भाई इसके बारे में, तो अब चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले अपने पास है बरहरवा, ठीक है, बरहरवा, ठीक है, बरहरवा। उसके बाद बात करें मधुबन, ठीक है, मधुबन, मधुबन। और तीसरा अपने पास क्या है, भिथिरवा, ठीक है, भिथिहरवा, भिथिहरवा, ठीक है। ये तीन वो आश्रम विश्वविद्यालय खोले, क्या खोले, ये आश्रम, ठीक है, क्या खोले, आश्रम विद्यालय। किनका था, तो ये गांधी जी का था आश्रम विद्यालय, ठीक है। वो तीन जगह खोले, बरहरवा, मधुबन और भिथिहरवा। अब ये तीन जगह तो अलग अलग शिक्षक होंगे, अलग अलग जगह शिक्षक रखे होंगे, क्योंकि गांधी जी तो खुद तो नहीं जाएंगे पढ़ाने, ठीक है, गांधी जी को और सारा समस्या भी देखनी थी, तो गांधी जी तो और सारा समस्या में ही अपना मतलब इधर उधर ध्यान दिए। लेकिन इनको लगा था कि नहीं, जो गांव के बच्चे हैं ना, वो पहले पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है, अगर वो पढ़ेंगे तभी स्थिति सुधर पाएगी। तो इसलिए वो क्या किए कि पहले लोगों को सुधारना शुरू किए। तो इसके लिए तीन जगह वो ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, विद्यालय खोले, पहला बरहरवा, मधुबन और भिथिहरवा। अब यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं कि कुछ जो है निष्ठावान कर्मचारियों को तीनों गांव में तैनात किए, तीनों जगह पर कुछ अच्छे अच्छे लोग को तैनात किए। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। बरहरवा का विद्यालय विदेश के जो है शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवन जी गोखले, ठीक है, बरहरवा का बवन जी गोखले, ठीक है, इसको कौन संभाले, बवन जी गोखले, और उनकी पत्नी, ठीक है, और उनकी जो है पत्नी अवंतिका बाई, ठीक है, और उनकी पत्नी अवंतिका बाई, अवंतिका बाई, ये विदेश से पढ़े हुए थे, तो ये लोग अपना बरहरवा में अपना संभाले सारा चीज़, ठीक है। गोखले ने चलाया। साथ में देवदास गांधी भी थे। कौन थे, देवदास गांधी, ठीक है, और साथ में कौन थे, साथ में एक और थे, कौन थे वो, देवदास, ठीक है, देवदास गांधी, देवदास गांधी भी साथ में थे। अब देखिए मधुबन के बारे में अगर बात करें, ये सब थे, साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास, ठीक है, पारिख, ठीक है, नरहरिदास, ठीक है, नरहरिदास को यहां पे लाए, नरहरिदास पारिख, नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई, उनकी पत्नी, ठीक है, और उनकी जो है पत्नी जो थे, ठीक, उनकी जो है पत्नी जो थे, उनकी पत्नी और कौन थे, महादेव देसाई, ठीक है। उसके बाद और कौन थे, तो महादेव देसाई, महादेव देसाई, यहां पर भी तीन लोग आ गए, ठीक है, महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। कौन रहे, आचार्य कृपलानी, कुछ दिन जो है आचार्य कृपलानी जो थे वहाँ पे रहे थे कुछ दिन, ठीक है, ये भी रहे थे। उसके बाद और बात करें अब जो है भिथिहरवा के बारे में, आचार्य कृपलानी भी रहे। भिथिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर, ठीक है, एक बूढ़े डॉक्टर थे, देव और सोमन जी, ठीक है, देव और सोमन जी यहाँ पे संभाले, ठीक है, भिथिहरवा में देव और सोमन, ठीक है, देव और सोमन जी यहाँ पे संभाले। बाद में जो है पुंडलीक जी गए। कौन गए, पुंडलीक जी। बाद में कौन आए, पुंडलीक
पुंडलीक जी, ठीक है, पुंडलीक जी फिर बाद में यहाँ पे आए, ठीक है, अध्यक्ष बने। अध्यक्ष थे देव और सुमन, और बाद में पुंडलिक जी यहाँ पे गए। स्वयं जो है कस्तूरबा भिथेरबा आश्रम में रही, ठीक है, कस्तूरबा गांधी जो थे, कस्तूरबा ये भी जो है भिथेरबा आश्रम में ही रहे थे, ठीक है, ये भी भिथेरबा आश्रम में ही रही थी, और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों को देखभाल करती रहीं, ठीक है। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था? अब देखिए, ये 3 विद्यालय खोले थे गांधी जी कि गांव के बच्चे भी पढ़ सके। अब तीनों जगह अलग अलग लोगों को भर्ती करना था, क्योंकि हर लोग अच्छे ढंग से पढ़ाए, अच्छे योग्य लोग हो। आज सोचो ऐसे लोग कहीं पढ़ाते भी नहीं हैं, ठीक है, सब अपना अपना कोई काम में लगे रहते हैं। पढ़ाना एक ऐसा चीज़ है ना, जो अगर सही बात है अच्छे बच्चों को मिल जाए, बच्चे पढ़ने वाले रहें और टीचर उसको अच्छा मिल जाए, तो सिंपल सी बात है वो कुछ और बहुत तगड़ा कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी लगे हुए हैं कि चलो ठीक है, किसी भी हद तक तो ठीक ठाक ऑलमोस्ट आप लोग को पढ़ा देंगे कि आप लोग कुछ अच्छा करो, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, गांधी जी 3 स्कूल खोले, 3 विद्यालय खोले गांव में, बरहरबा गांव में, मधुबन में, भिथेरबा में, ये तीनों जगह खोले। बरहरबा में बनाए बबन जी गोखले और उनकी पत्नी अविंतिका बाई को बनाए, वहाँ के मतलब रहने, वहाँ को संभालने के लिए। साथ ही साथ देवदास गांधी भी वहाँ पर रहे। मधुबन में जो है नरहरिदास पारिक और उनकी जो है पत्नी रही। साथ ही साथ महादेव देसाई भी वहाँ पे रहे थे, और कुछ समय तक आचार्य कृपलानी भी वहीं पे कुछ समय तक रहे थे। भिथेरबा में बात करेंगे तो यहाँ पे देव और सेमन, ये 2 बूढ़े डॉक्टर्स थे, ये संभाले। पुंडलिक जी भी वहाँ पे बाद में रह गए, और फिर कस्तूरबा गांधी जो थी वो भी वहीं पर रह के इन सारे लोगों को थोड़ा सा देखभाल करते रही, ठीक है। तो ये 3 जगह यहाँ पे खोले गांधी जी अपना आश्रम विश्वविद्यालय, ठीक है। अब इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, ठीक है, ये विद्यालय क्यों खोले गए, ठीक है, इस बारे में गांधी जी ने अंग्रेज को एक पत्र लिखा था, ठीक है। गांधी जी ने एक पत्र लिखा था चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिसने शिक्षा संबंधी उनके आदर्श पर प्रकाश डालता है। गांधी जी अब क्या लिखते हैं, देखिए, मैंने इस स्कूल में किसी तरह का नपा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि के विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं अपने दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिसका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इरादा यह नहीं कि यह शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने जो है वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल से प्राप्त करेंगे उनका उपयोग खेती और जो है ग्रामीण जीवन से जो है परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए जो सही गांधी जी के इन आदर्शों को जो है भिथेरबा में भी जो है क्रियान्वित करने की जो है चेष्टा की गई। गांधी जी लिखते हैं ये स्कूल क्यों खोला गया, इसका आदर्श क्या था। तो एक कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखे थे, उसमें ये बताए थे ये विद्यालय क्यों खोला गया, इसका क्या मकसद है। वो बताते हैं कि ये विद्यालय खोला गया है कि जो पुराना शिक्षा पद्धति है उससे हटकर, उस लीग से हटकर एक अच्छे ढंग से अलग पूरा पद्धति के तहत पढ़ाए। बच्चों को जो व्यवहारिक ज्ञान है उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करे। बेसिकली जो है एक ऐसा शिक्षा प्राप्त करे जिससे वो अपना जीविका चला सके, और वो शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद सिंपल सी बात है वो अपने व्यवसाय में जो वो खेती करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं उनके पिताजी, अपना वही व्यवसाय को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनके पास अच्छा खासा ज्ञान अलग होना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं। तो कुछ समय के लिए भिथेरबा वगैरह में ये सब पूरा किया गया था, चेष्टा किया गया था। उसी भिथेरबा में पहुंचता हूँ, ठीक है, जगदीश्वर माथुर घूमने निकले थे, वही भिथेरबा में पहुंचता हूँ, और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहाँ पर मौजूद थे, कौन पता है, जब ये गए थे, कौन, जगदीश्वर माथुर जी। ठीक है, जगदीश्वर माथुर जी जब गए थे घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा पर निकले थे, जब ये भिथेरबा पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे कौन मिले होंगे, सोचो, वही पुंडलिक जी। जो यहाँ पे पुंडलिक जी जो थे भिथेरबा में, जो गांधी जी रखे थे, वही पुंडलिक जी मिलते हैं इनको।
और देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया, वही पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था भिथेरवा आश्रम में रखकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल में भय को दूर करने के लिए। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थल को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी के तेजस्वी जो है व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर और दबंग आवाज साक्षी हैं उस अग्नि शिखा के जो है जिसने गांधी जी के जो है शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। ठीक है, ये बोलते हैं कि जब सौभाग्य मेरा था कि जब हम भितरवा गए तो वहाँ पे ना पुंडलिक जी भी आए हुए थे। पुंडलिक जी कुल मिला के 1 साल भितरवा में अपना सेवा दिए, लेकिन फिर जाके अंग्रेज जो था वो क्या किए, इसको यहाँ से निष्कासित कर दिए। ठीक है, यहाँ से हटा दिए कि नहीं यहाँ पे ये नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, उसको हटा दिए। तो ऐसा बात हुआ, लेकिन फिर भी बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी वो हर 1-2 साल पे मतलब वो भितरवा इस आश्रम में आ जाया करते थे, मतलब ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आते थे। और संजोग से जब जगदीश चंद्र माथुर अपना लेखक जो हैं ओ सा दानी रा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी जब ये घूमने निकले थे तीर्थ यात्रा पर, तो इनको पुंडलिक जी से भेंट हो जाती है 1967 में। पुंडलिक जी से भेंट होती है जिन्होंने अपना विश्वविद्यालय मतलब ये जो है भितरवा विद्यालय में अपना पूरा सेवा वगैरह दिए थे, तो ये पुंडलिक जी से मिलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे बताते हैं। और हाँ, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चले थे उनके, लेकिन आवाज़ दबंग आवाज़ से लग रहा था कि हाँ मतलब सही थे, मतलब एकदम ये गांधी जी के साथ ही अपने पूरे जीवन को बिता देने का मात्र ऐसा अपना बंध जाना ही मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया। अब पुंडलिक जी और जगदीश चंद्र माथुर जी मिलते हैं। पुंडलिक जी क्या करते हैं कि वह कमरा दिखाया जहां गांधी जी काम करते थे और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठी लिखी। सब फील करिए आप कैसे पुंडलिक जी और जगदीश चंद्र माथुर साथ चल के वो कमरा खोले होंगे और कमरा में टेबल लगा होगा, गांधी जी जहाँ पर बैठ के मतलब एक तरीके से चिट्ठियाँ लिखी। ठीक है, एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी के आश्रय देने के लिए किसी की हिम्मत ना पड़ी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे एक जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाया और बाद में उस झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर और आश्रम को चलाते रहे। ठीक है, को चलाते रहे। डॉक्टर देव आए थे और चलाते रहे। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनको एक तरीके से कहाँ पे इनको रहने के लिए आश्रय मिला, तो महुए के पेड़ के नीचे। ठीक, और आगे यहाँ पे है उन झोपड़ी को जो है एमन साहब ने के कर्मचारियों ने जला भी दिया। मतलब गांधी जी इस जगह पे रहते हैं, एमन साहब का इतना खौफ था, वो अंग्रेज जो था एमन साहब, ठीक है, तो वो इतना खौफ बनाया हुआ था, अंग्रेज जो है वो गांधी जी का उस घर को जला दिया। ठीक है, बाद में वह जो है खपरेल के भवन बना जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है, और वो बाद में क्या किया गया, तो वो खपरेल का घर बना दिया गया जो अभी भी है सही में। ठीक है, अभी भी मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम में जो है कार्यकर्ताओं का देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बेतिया और जो है मोतिहारी में ही रहते। ठीक है, कस्तूरबा भी थी, ये भी भितरवा में अपना रहा करती थी और इन सभी कस्तूरबा देखभाल करती थी, और गांधी जी ज़्यादातर ये मोतिहारी वगैरह में ही रहा करते थे। कहाँ पे, मतलब बेतिया या मोतिहारी में ही रहते थे। पुंडलिक जी के जो है 3-4 शिष्य भी मिले। ठीक है, ये पुंडलिक जी जो थे, ये पुंडलिक जी, इनके 3-4 शिष्य भी मिले। ठीक है, शिष्य भी मिले, और पुंडलिक जी ने सन 17 में अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन जो है एमन साहब इनके आश्रम में आया। पुंडलिक जी अब कहानी सुना रहे हैं इनको। ठीक है, बैठा के सुनो भाई, ठीक है, सुनो बाबू, मतलब जगदीश चंद्र माथुर थोड़े बच्चे ही होंगे उनके सामने में। तो कायदा था कि साहब जब आएंगे, जब भी एमन साहब आएंगे, तो जो जिसके घर पे आएंगे उस गृहपति को अपने जो है उनके घोड़े के लगाम पकड़नी होगी, तब एमन साहब उतरेंगे। मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊँ। पुंडलिक जी ने कहा कि नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। मतलब एमन साहब आए तो आए, हम लगाम नहीं पकड़ेंगे घोड़े का। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी थी निर्भीकता, और निर्भीकता उन्होंने गांव वाले को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम जो है स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का जो स्वच्छंदता भी नर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का जो है अंदाज भी नहीं लगा सकते, जिसकी छाया में हमारी अनगिनत देशवासियों की जो है ग्रामीण अंचलों में जो है काल यापन करते थे। एक तरीके से काल की तरह से, मतलब एक तरीके से मतलब जीवन यापन करते थे। ठीक है, एक तरीके से ऐसे लोग मतलब इतना तंग करते थे गांव के लोगों को अंग्रेज लोग, कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। आज जो हम लोग इस स्वतंत्र वातावरण में रह रहे हैं, एक समय इसके लिए कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग लड़े थे। गांधी जी ने इस दुर्वैध अंधकार को चीर दिया।
ठीक है। सबके अंदर एकदम जुनून भर दिए, निर्भीकता भर दिए, डर खत्म कर दिए सभी के अंदर, और यही चंपारण वो जो है चंपारण की जो है आंदोलन वगैरह में काम भी आया था। किंतु उसी चंपारण में उसकी जो है दूसरी सीख हमारा शिक्षित समाज जो है हृदयंगम नहीं कर सका, मतलब एक तरीके से वही जो है, किंतु उसी चंपारण ने उसकी दूसरी सीख को हमारा जो है शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका, मतलब हृदय से नहीं लगा सका। निर्भीकता तो सीखी, लेकिन दूसरी चीज़ को जो है हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका, दिल से नहीं लगा सका। मैंने गांधी जी से का जो है तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा, एक भी वाक्य ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था लिखते थे जिसके तथ्य उन्हें पूरे जानकारी ना हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारी को लिखे गए थे, उनके पास तरह तरह के खबरें आती थी, अति रंजनापुर, बहुत ही अलग अलग तरीके से, बहुत ही अति रंजनापुर यानी बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ, ठीक है। आजकल के जमाना तो लोग उन खबरों को जो है समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तौलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन के किसी भी मामले में नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि गांधी जी जब लिखा करते थे वो तो ज़्यादातर अंग्रेज को ही वो चिट्ठी वगैरह लिखते थे, लेकिन गांधी जी जब भी लिखते थे ना तो बहुत ही तह तक उस बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग थे जो कि मतलब कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ देते थे कि वहाँ पे अंग्रेज ये कर दिया, वहाँ पे ये कर दिया, लेकिन गांधी जी कुछ भी नहीं लिखते। जब तक गांधी जी तह तक नहीं जानते, जब तक तह तक उस न्यूज़ को अपनी आंखों से, अपने बातों से नहीं अपने जाके वहाँ पर नहीं पड़ताल करते, तब तक वो नहीं लिखते थे गांधी जी, ठीक है। आजकल तो अखबार वाले कुछ भी ऐसे ही छाप देते हैं बिना जाँच पड़ताल किए हुए। समाचार पत्रों में अपनी जो है इंक्वायरी के जो है समाचार बहुत कम देते थे। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते और राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू और धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। असल में जब सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनके जो चंपारण से त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना, इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इन मामलों में नहीं पड़ूंगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वो सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। मतलब एक तरीके से लोगों का भी बात सुनते थे, अंग्रेजों का भी बात सुनते थे, और तब उसके बारे में सभी पहलुओं को समझ के तब वो कुछ भी लिखा करते थे। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है, कि मतलब बिना कुछ जांच पड़ताल किए एक दूसरे पे आरोप लगाओ, ठीक है। ये तो आज नॉर्मल हो चुका है। आज तो छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर समाचार पत्रों और जो है गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूसरित हो गया, मतलब एक तरीके से खत्म हो गया है सत्य, मतलब एक तरीके से ढह गया, ऐसा समझो। जैसा भिथिरवा के आश्रम में उपेक्षित है, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी सी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों के कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यह कोई तीर्थ टिक पाएंगे? क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? तो अब यहाँ पे देखो, गांधी निधि जो है गांधी जी के द्वारा पावन किए गए स्थलों का कुछ स्मारक बना रही है, ठीक है। अब अलग अलग जहाँ पे गांधी जी रहे वगैरह थे तो वहाँ पे बहुत जगह स्मारक वगैरह बन रहा है। तो पूछते हैं क्या यहाँ पे कोई तीर्थ टिक पाएंगे? क्यों भाई ऐसा बोले? अब चलिए आगे भी हम लोग अच्छे से देखते हैं और आगे को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे अच्छे से बस समझते हुए चलिए, अभी तक हम लोग बहुत कुछ बात कर लिए हैं, आगे हम लोग आगे बात करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से इसको समझनी पड़ेगी, अच्छे से जानना पड़ेगा। ये सच में बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, और साथ ही साथ एक मुश्किल भी चैप्टर है। तो बहुत ज़्यादा जगह आप इसको देखोगे कि बेहतरीन ढंग से उस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सके उतना आपको बेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि आप इस एक क्लास में ही आप पूरे जो है औसत दानेरा पार्ट को अच्छे ढंग से समझ पाए, अच्छे ढंग से इसको कर पाए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे बोलते हैं, कौन बोलते हैं? जगदीश चंद्र माथुर जी बोलते हैं कि भिथिरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ पर ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ, एक पर जो है सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य कला के नमूने शायद रामपुरवा के में कोई बौद्ध तीर्थ स्थल था, ठीक है। पुष्ट मौर्य कला के जो है नमूने कुछ भी मिले, शायद जो है रामपुरवा में कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे जो है कई बौद्ध स्थल हैं, कुशीनगर, उसके बाद है
लोहिया, नंदगढ़, अरेराज, उसके बाद है केसरिया, उसके बाद है जानकीगढ़ और वैशाली। इन सभी जगह से कुछ ना कुछ बच्चे अभी देख रहे होंगे इस क्लास में, बताइएगा नीचे कमेंट करके, ठीक है। कुशीनगर अब गोरखपुर जिले में है। अब जो है कुशीनगर स्वतंत्र जिला है जहां पर गंडक को जो है नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को क्या कहा गया? नारायणी वहां पे कहा जाता है। अब भी नदी जो है कई मील हट गई है। अब जो है नदी कई मील हट गई है, अलग हो गई है, साइड होते चली गई नदी। भगवान बुद्ध का जो है निर्वाण सस्या की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का जो है निर्माण ईसा की जो है प्रथम और द्वितीय शताब्दी में इन्हीं लोगों ने कराया होगा जिन्होंने बौद्ध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर का भस्म किया था, ठीक है, वहाँ की ध्वस्त स्तूप खड़ा है। वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत का जो है तथागत के जो है भस्म, ठीक है, भगवान बुद्ध के जो है एक तरीके से तथागत, ठीक है, तथागत यानी भगवान बुद्ध को यहाँ कहा गया है। तथागत का जो है भस्म के रूप में गंडक नदी के जो आसपास अनेक स्तूप बने, उनके स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार के नंदगढ़ का जो है विशाल स्तूप प्राचीन सत्याप्त की जो है अभूतपूर्व कृति, उसका मुकाबला जावा का जो है बदूर का मंदिर ही कर सकता है। मतलब एक तरीके से बहुत ही ऊंचा एक तरीके से मंदिर है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और अभी तक जो है इसका काल निर्णय नहीं हो पाया है कि ये कब बना था। 82 फुट ऊंचे और 1500 फुट जो है वृत्ताकार इस स्तूप का जो है शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां एक छत्राकार जो होता है स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में जो है भोजन पत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी का एक जो है बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़े ही दूर पर जो है अशोक का बनाया हुआ स्तंभ भी मिला। मतलब एक तरीके से बौद्ध पांडुलिपि, एक तरीके से यही सिंपल वर्णन करते हैं कि बुद्ध धर्म का वहाँ पे ज़्यादा कुछ जानकारी मिल रहा था, ठीक है। लोरिया नंदगढ़ का सिंह स्तंभ है, ठीक है। उसके बाद बात करें, मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर जो है अंकित लेखों में जो है शासन की जो है सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों की जो है जनता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो भी शासक लोग हैं उसको जनता के प्रति क्या व्यवहार होनी चाहिए, इसका आदेश है, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो लिखा हुआ है, किसके कौन लिखवाया होगा? तो वो एक तरीके से, मतलब एक तरीके से जैसे अशोक था, अशोक सम्राट ही लिखवाया होगा, ऐसा जान पड़ता था। पशुवध की मनाही की गई थी कि पशुवध कोई नहीं करेगा, उसमें लिखा हुआ था पूरा आदेश। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों को याद दिलाई गई है, उस पर लिखा हुआ जो था। आजकल का कमिश्नर मैं गगनस्पर्शी सिंह की जो है भंगिमा और उनके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले की जो है प्रतापी किंतु जो है करुणार्ध स्वर की जो है प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ, ठीक है। उस करुणा रूपी वो ध्वनि को सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितनी खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितनी चुनौतीपूर्ण है। एकदम सबको एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से काम करना है। एकदम आदेश सारा चीज़ लिखा हुआ है कि गाय को, मतलब एक तरीके से सिंपल जानवर के तो कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा वहाँ पे सिंपल सब कुछ आदेश एकदम अच्छे से लिखा हुआ था कि शासकों को किस प्रकार से काम करना है, सभी आदेश था। उसके बाद यहाँ पे है लोरियाँ जो है नंदगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भिथरवा होते हुए उत्तर नेपाल के निकट जो है भिखना थोरी जो था, ठीक है, भिखना थोरी तक जाती है। जगह का नाम है पंडई नदी। और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु जो है, भिक्षा शब्द के जो है सामने देखिए, मतलब एक तरीके से भिक्षा शब्द मतलब भिक्षु, मतलब भिक्षु यानी बहुत ही, और भी मतलब भिक्षा वगैरह मांगने वाले और भी लोग भगवान बुद्ध के बाद जाते थे। लुम्बिनी और नेपाल, कहाँ जाते थे? लुम्बिनी जाते थे, नेपाल जाते थे। फायान और हेंगस्वांग भी इसी पथ से आए थे। ये जो अपने पास है पंडई नदी, इसके किनारे से भगवान बुद्ध गए, बहुत सारे और भिक्षु भी गए। उसके बाद हेंगस्वांग और बात करें तो हेंगस्वांग भी इसी रास्ते से गए, फायान भी इसी रास्ते से आए थे। उसके बाद है लोरिया नंदगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं।
अब देखिए लौरिया के जो है दक्षिण में अरेराज, और अरेराज के दक्षिण में केसरिया, और जो है फिर वैशाली। यही तो यह पथ था जिसमें भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की जो है राजधानी वैशाली के जो है अंतिम दर्शन के लिए भगवान अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत का यह जो है अंतिम दर्शन है। बोले आनंद, ठीक है, आनंद को ये सब बात बोलते थे, तो आनंद ये तथागत का ना मतलब ये मेरा अंतिम ये दर्शन है। लक्ष्मी रास्ता रोक कर खड़े हो गए, ठीक है, लक्ष्मी जो थे वो रास्ता रोक के खड़े हो गए, बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपनी जो है भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया, और वैशाली में जो है अम्बपाली में तथागत को अपना जो है क्या मिला, आम्रकानन समर्पित किया, ठीक है। और अम्बपाली ने तथागत को यानी जो अपने बात करें भगवान बुद्ध को एक तरीके से क्या दिए, आम्रकानन समर्पित किया। आम्रकानन मतलब एक तरीके से आम का बगीचा। और इस वैशाली में जो है जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का भी जन्म हुआ था। मतलब एक तरीके से बुद्ध धर्म का तो बात हुआ ही, अब यहाँ पे जैन धर्म की बात जब करें तो वो भी इस चंपारण में हुआ था, इस वैशाली में हुआ था, ठीक है। जैन धर्म के जो तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर जी जो थे उनका भी जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसा लोटन की महत्ता को भूल गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भैंसा लोटन जगह को भूल चुके हैं। भैंसा लोटन जगह, ठीक है, भैंसा लोटन के बारे में बात करेंगे, ये भी जगह का नाम है, ठीक है। तो आज जो है मतलब एक तरीके से चंपारण क्षेत्र वगैरह उस सब साइड में ज़्यादातर बुद्ध की चीज़ों को ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। और जो भी जैन धर्म थे वो अपने इस स्थल को ही भूल चुके हैं। जैसे एक तरीके से बहुत सारे धर्मार्थ लोग जो हैं एक तरीके से किसको भूल गए हैं, मतलब भैंसा लोटन को, मतलब महत्वता को भूल गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच जो है गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का जो है निवास स्थल। उसके बाद देखते हैं किंवदंती है कि गज ग्रह की जो लड़ाई वहीं शुरू हुई थी। मतलब ऐसा जान पड़ता है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि गज ग्रह का जो लड़ाई हुआ था वो वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, गज ग्रह का लड़ाई। पंचनद नदी, ठीक है, पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचनद के कुछ ऊपर जो है तमसा नदी मिलती है, वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। उसके ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है। मतलब ये जगदीश माथुर जी घूम रहे थे तो वहीं पे जो ये चीज़ देखते हैं ना उसी का वर्णन करते हैं। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पर पटना के सामने, ठीक है, सोनपुर के निकट गंडक गंगा के जो है संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, वह जहाँ कहते हैं कि गज ग्रह का युद्ध समाप्त हुआ था और गज का जो है संकट मोचन हुआ था, उसमें संकट खत्म हुआ था, ठीक है। पटना के निकट कहाँ पे, सोनपुर में, ठीक है, सोनपुर के निकट पटना के पास में। अब समझिए यहाँ पे, अब इसको समझिए यहाँ पे क्या है, वर्तमान और अतीत की जो है अत्यंतहीन कड़ी है। मतलब एक गंडक नदी मतलब एक तरीके से वर्तमान और प्राचीन इस दोनों की एक तरीके से बोले जोड़ने वाली एक कड़ी है ये गंडक नदी। ना जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर ना बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी भैंसा लोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर ऐसे तीर्थों की जो है मानो समाधियां बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते, ठीक है। ये बोलते हैं आगे यहाँ पे देखिए, पर गंडक को जो है उत्सृंखल जो है कन्या ही रही। मतलब एक तरीके से मतलब एकदम वीरांगना करते हुए ऐसे कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदर गंगा की जो है गंभीर इसे सुहाया ही नहीं, ठीक है। एक तरीके से बात करें, ये बोलते हैं कि गंडक नदी के किनारे बहुत ही तीर्थकर आए, बहुत ही तीर्थ महात्मा वगैरह आए जो यहाँ पे गंडक नदी के किनारे बसे। ऐसा जान पड़ता था कि ये मानो ऐसा बन जाता जैसे आज हरिद्वार वगैरह जानते हैं ना हम लोग, जैसे हरिद्वार जानते हैं, तो वो सब जगह जो है जैसे बात करें कितना
ज़्यादा फेमस है, मथुरा काशी कितना ज़्यादा गंडक नदी के किनारे वो कितना फेमस है, ऐसा ही ये गंडक नदी के किनारे ये भी जगह वैसा ही फेमस जगह बन जाता। लेकिन ये गंडक नदी को कभी ये मतलब जो शांति जो थी ना वो पसंद नहीं आई, ठीक है, शांत स्वभाव की नहीं है ये, मतलब एक तरीके से उछलती कूदती नदी है, एक तरीके से चंचल नदी है, इसको ये शांत नहीं सुहाया, गंगा की तरह ये शांत नहीं रह पाया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। आगे यहाँ पे देखिए, तब अतीत की कौन स्मृतियाँ गंडक ने चौड़ी है, भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़े हैं। ये हवाई जहाज से घूम रहे थे, बहुत सारे इनको मतलब अलग अलग ताल इनको देख पा रहे हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी जो है सस्य श्यामला धरती रूपी गगन के जो है विशाल अंतस में ठेठकी हुई जो है बदहारियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र और जो है निर्मल ये जल मतलब जाते जा रहा है। इन तालों को कहते हैं चौर और मन, ठीक है, इन तालों को क्या कहते हैं, चौर और मन कहते हैं, ठीक है। ये जो नदियां हैं, ये जो थोड़ी थोड़ी पानी मिल रही हैं, इन सभी तालों को कहते हैं चौर और मन। अब देखिए चौर जो है उथले ताल है और जिसमें पानी जो है जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाते हैं। चौर जो है एकदम उथले ताल है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अभ्रंश है। गंडक के उच्च श्रृंखल नर्तन के समय जो है बिखरे हुए आभूषण है। मानो ये मन और चौर जो है नर्तन के समय जो है बिखरे हुए आभूषण है, ठीक है। जब गंडक नदी विशाल हो जाता है तो ये जो ताल सब होते हैं ना, तो ये सब मानो उसके क्या है, आभूषण है, वो सभी भी भर जाते हैं। जब देखोगे नदी बहुत उफान करेगा तो आसपास में जो भी छोटा छोटा गड्ढा रहेगा वो सभी भर जाएगा, वो सभी ताल बन जाता है। तो मन और चौर उस समय आभूषण टाइप का लगता है। बाढ़ आई तटों का जो है उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा, मतलब एक तरीके से जो बांध वगैरह था, बाढ़ आया उसको तोड़ते हुए दूसरा पथ नदी ने पकड़ लिया, ठीक है। पुराने पथ पर रह गई ये चौर और मन, मतलब एक तरीके से ताल बन के रह गया, जिसकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गया। अब देखिए ऐसा ही एक ताल है सरैया मन, ठीक है। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक जो है मनोरम जंगल के जो है किनारे। त्रयोदशी के चांद अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। बेतिया राज ने इस जंगल को जो है सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ जो है रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से जो है सागौन, उसके बाद बात करें यूकलिप्टस, आम इत्यादि के जो है वन लगाए गए। ये सब पेड़ों के नाम है, ठीक है। ये सब पेड़ जंगल विभाग की तरफ से लगाए गए। 130 एकड़ में रकबे में ये फैला हुआ है जो है। ये ऐसे ही ताल एक है सरैया मन, जैसे मतलब एक जो जगह था उस जगह से नदी दूसरे तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो वो सरैया मन अब नॉर्मल हो गया, ठीक है, वो ताल टाइप का बन गया। तो वो जगह पे ये गए, चांदनी एकदम रात थी, शाम थी, है ना, उस जगह पे ये गए। बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए गए थे पहले से ही, ठीक है, वन विभाग के द्वारा। एक नर्सरी भी है, किंतु जो है प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर जो है चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे, ठीक है। विशाल ताल, बीच में जो है द्वीप और 3 और जलराशि, ठीक है। एक विशाल ताल है, विशाल ताल है, बीच में द्वीप और 3 और जलराशि, ठीक है। बीच में द्वीप है और 3 और जलराशि है, ठीक है, पानी है। उसके बाद देखिए नौका विहार को निकले, मतलब एक तरीके से नाव पे बैठे और उस पर निकले। नन्ही लहरियों पर जो है चांदनी की प्रतिबिंब जो है खद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। मतलब वो रात समय था, चांदनी थी, सोचो वो समय देखो, ये नाव पे बैठे हुए हैं, नाव चल रही है, ऊपर रात है, ठीक है, लेकिन चांदनी रात है, ठीक है। तो वो चांद की रोशनी उस जो है पानी पे पड़ता था, वो आता था फिर चला जाता था, ऐसे ऐसे पानी जो था, ठीक है, तो चला जाता था। नौका आगे बढ़ी, सामने जो है रजत राशि निसम्मीम, बाईं तरफ द्वीप और जो है कमल पत्र और दाएं घने वृक्ष जिसकी छाया मानो नौका को ग्रसेन को आतुर थी, ठीक है। मतलब एक तरीके से सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं कि साइड में क्या था, पानी था, वृक्ष था, ये सभी ऐसा था, वो चीज़ का वर्णन करते हैं। 20 धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जो नाव चला रहा था वो कहा, जब बीच उस ताल में पहुंचे तब वो कहता है
कि जल पीजिए, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक है। इस बीज का जल पीजिए, इस बीज ताल का ये जल पीजिए, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ के किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों में जामुन के जो है अनगिनत फल गिरते रहते हैं। साइड में क्या होता है इस ताल के कि अनगिनत जामुन के पेड़ हैं, वो सभी गिरते रहते हैं। और इस तरह सरैया मन का जल का जो है वैद्यक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है कि बेतिया नगर में अनेक अमीर बीमार इस जल को जो है घरों में मंगाते हैं। ठीक है, एक तरीके से मतलब ऐसा बोला गया है, ऐसा वैज्ञानिक मत है कि मतलब जो जामुन का पेड़ है उससे जो जामुन गिरता है ना, वो इस ताल को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थवर्धक, बहुत ही अच्छा बना देता है। ठीक है, तो बहुत सारे अमीर लोग जो है बीमार पड़ते हैं तो इसमें घरों में पानी वगैरह मंगाते हैं यहाँ से बीज से भरवा के। ठीक है, सरैया मन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या यह कोई वरदान दे सकेगी इस असंख्य प्राणियों का जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव को जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तब्ध देखे, वहां एक और भी प्रकार की जो है प्राचीर जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के जो है रुपाए खंडहर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों से लेख भी नहीं है, लेकिन नई कुदालियों और फावरों की छाप, नए पुरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों की जो है तटबंध, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से पुल टाइप का तैयार किया जा रहा है। एक होगी पश्चिमी नहर और एक 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेगा और 68.5 मील उत्तर प्रदेश गोरखपुर और देवरिया जिले में और शेष बिहार के सारण जिले में है। ठीक है, एक ऐसा पुल बनाया जा रहा है कि जो एक तरीके से कितना है, पश्चिमी नहर जो है पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, 120 मील लंबी होगी, जिसका 11.5 मील जो है नेपाल में पड़ेगा, 68.5 मील जो है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और जो है शेष सारे बिहार के सारण जिले में पड़ेगा। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। मतलब एक तरीके से पश्चिमी नहर के बारे में ये बात की है कि पश्चिमी नहर ऐसा बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब पश्चिमी नहर बनाया जा रहा है, ऐसा था। ठीक है, वो नहर था, पानी जहाँ से जाएगा। और पूर्वी नहर जो है 155 मील होगी, इसके द्वारा नेपाल और जो है तिरहुत के जो है विशाल क्षेत्र की जो है आबपासी होगी, मतलब पानी आएगा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसा लोटन से ये जो है नहरें निकलेंगी और जो है वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बैराज बन रहा है। ठीक है, बैराज बन रहा है जहाँ से बिजली वगैरह भी उत्पादन होता है और मतलब एक तरीके से पानी का निकासी भी होता है, पानी को रोका भी जाता है, पानी को निकासी भी होता है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने का संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की जो है आबपासी इस नहरों से होगी। ठीक है, इतने जो है एकड़ जमीन का जो है आबपासी इस नहरों से होगी, मतलब इतने जगह से ये नदी गुजरेगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपया। कितने? 40 करोड़ रुपया। ठीक है, 40 करोड़ रुपया कुल खर्च होगा इसको बनाने में। भैंसा लोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इंजीनियर वगैरह जो है इस चीज़ को बना रहे हैं, जंगल के बीच बनाए जा रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराओं की जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के जो है वृक्ष स्थल के को जो है चीर कर आगे बढ़ रही है। ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी मोटर बोट पे बैठ के ये सभी कुछ देखते हुए आगे जा रहे हैं। और इंजीनियर मुझे बराज और नहरें की जो है टेक्निक जो है बातें समझा रहे हैं। मतलब ये जो घूमने गए थे तो इंजीनियर भी थे, इंजीनियर सब कुछ बता रहे थे, कैसे बराज वगैरह बन रहा है, सारा चीज़ बता रहे थे। और मैं सोच रहा था कि शायद युगों युगों से होती आई गज और ग्रह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के जो है ग्रह का जो है विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का जो है संकट मोचन करने के लिए एक अजय पुरुषयुक्त नारायण के विराट रूप का जो है निर्माण हो रहा है। मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, उनका जो भी दुख कष्ट है वो सभी को दूर किया जाने का एक उपाय लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये बोलते हैं
ये नहरें ही उन नारायण की जो है अनेक भुजाएं हैं। मतलब ये जो नारायण है, ठीक है, ये जो नदी हैं, ये नहरें ही उसके मानो भुजाएं हैं। एक नदी है, ठीक है, ये नदी जो जा रहे हैं, ठीक है, ये जो नदी जा रही है, इस नदी के जो नहर वगैरह जो बन रहा है, ठीक है, ये नदी ही उसके क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है, इस नदियों की भुजाएं हैं। आगे देखते हैं। हाँ, बिजली के तारों की जो जाल ही तो उनका जो है क्या है, त्रणकर्ता चक्र है, ठीक है, वो नारायण क्या, वो जो है बिजली के तार हैं, वो चक्र है उनका, ठीक है। और मैं मन ही मन नतमस्तक करता हूँ इन इंजीनियरों को और विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के जो है विधाता हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करें यो ना करें, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों की जो है भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। मतलब ये कहते हैं ये जो नदी हैं, इसकी भुजाएं जो है ये नहर हैं, ठीक है, ये नहर भुजाएं हैं, और इसके ऊपर से जो तार है मानो वही जो नारायण, ठीक है, विष्णु भगवान का वो क्या है, चक्र बना हुआ है। तो ये जो है नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं इन सारे इंजीनियरों को, सारे मजदूरों को, सारे लोगों जो इसमें योगदान दे रहे हैं, सभी को ये प्रणाम करते हैं कि ये इतना अच्छा चीज़ बनाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से जिससे सभी का कष्ट दूर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ये कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा, ठीक है, ये कहते हैं कि ओ सदा नीरा, अब गंडक नदी को बोलते हैं, ठीक है, गंडक नदी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इस विविध नामों से तुझे संबोधित करती है। इस गंडक नदी को ये अलग अलग नामों से बोलते हैं कि ओ नारायणी, ओ चक्रा, ओ सदानीरा, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इस विविध नामों से तुझे संबोधित करती है, तुम्हें पुकारती है। तेरी चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के जो है कुसुमों अनगिनत तीर्थों को ठुकरा दिया। तेरे जो ये जो है क्या है, चिर चंचल, तुम्हारी जो जल इतनी चंचल है, वो जो है बहुत सारे मतलब तीर्थयात्री पे लोग आए, बहुत ही मतलब महानुभाव, बहुत बड़े बड़े लोग आए तीर्थ स्थल पे घूमने के लिए, आराधना करने के लिए, बहुत से अनगिनत तीर्थ आए, उन सभी को तुमने ठुकरा दिया। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, जिस नारायण को बनाया जा रहा है, जिसकी नींव बहुत गाढ़ी है, जिसको तू ठुकरा ना पाएगी, है ना। ये लास्ट में यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी जोड़ते हैं कि ये जो आज जो है जिस मंदिर की जो नींव रखा गया है, जो नहर वगैरह बनाया जा रहा है, ये एक तरीके से इसको मंदिर के रूप में ये लेते हैं कि जिसको आज तक तुम बहुत ठुकराई हो। जैसे आज तक जितने भी मतलब महात्मा संत वगैरह आए तुम्हारे किनारे, जो भी बसने की कोशिश किए, यहाँ पे तीर्थ स्थल पे बहुत सारे लोग घूमने आए, तो इस सभी को जैसे तुम ठुकराई हो, इस बार जो तुम्हारे पूजन के लिए नारायणी जो भी प्रबंध किया जा रहा है, इसको तुम ठुकरा ना पाओगे, क्योंकि इसकी जो है गाढ़ इतनी, इसकी जो है नींव इतनी गाढ़ी है जिसको ठुकराया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं गंडक नदी को। तो कुल मिला के अगर बात करें तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, ये पूरा चैप्टर समाप्त। जी हाँ, यही था। बीच में कुछ पार्ट आपको लगा होगा थोड़ा सा टफ, आई नो, कि जिसमें बुद्ध भगवान का बात किया गया था, उसके बाद जैन धर्म के बारे में बात किया गया था, भैंसालोटन का बात किया गया था, लेकिन इसको आप एक बार अच्छे से फिर से समझोगे ना वहाँ से, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पे गंडक नदी के बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ पे आपको अब हम क्या करते हैं, एक बार हम अपने तरीके से अच्छे से एक बार हम समझाते हैं, ठीक है। बस इसको आप ध्यान से पूर्वक समझिएगा, ओ सदानेरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिंपल बात, देखो जगदीश चंद्र माथुर जी ओ सदानेरा पाठ को लिखे थे, ठीक है, उसको लिखे हैं। और बात करें ओ सदानेरा पाठ में, ये ना गंडक नदी के बारे में बात करते हैं, गंडक नदी को आधार बनाए हैं, गंडक नदी के बारे में बात करते हैं कि इसका जल कैसा चंचल है। साथ ही साथ चंपारण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि चंपारण का क्षेत्र कितना जो है उर्वरक है, इसमें कितना ये उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ पे बहुत से लोग आए, अलग अलग लोग आए और यहीं पे बस गए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग में बात करें तो हम यहाँ पे जैसे आपको बताए हैं कि कौन कौन लोग आए हैं, तो उस कड़ी में आपको बताए हुए थे कि यहाँ पर जो लोग आए ना, वो लोग आए थारू आए, धांगर आए, भुइया आए, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें पूर्वी बंगाल से भी लोग आए, तो बहुत से अलग अलग लोग आए, यहाँ पे रहे। अंग्रेज़ भी आए, वो भी आए, नील की खेती किसानों से करवाए, इन सारे लोगों से, है ना, धांगर से, भुइया से, ये सब से नील की खेती भी अंग्रेज़ लोग करवाए। एमन साहब का कितना आतंक था वो वर्णन किए, बहुत ही अत्याचार अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, ये सब यहाँ पे बताए। साथ तब जाके गांधी जी आए, गांधी जी जो है आके यहाँ पे जितने भी लोग के अंदर डर था वो डर को समाप्त किए और अपना
आंदोलन वगैरह करते करते रहे, ठीक है, उसी चीज़ के बारे में। और जब ये जो मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी घूमने निकले थे एक बार तीर्थ में 1967 में, ठीक है, उस समय क्या होता है कि जहाँ पे गांधी जी ना मतलब एक तरीके से क्या करते थे, मतलब बैठते थे, लिखते वगैरह था चिट्ठी वगैरह, तो उस जगह पे ये पहुँचते थे। गांधी जी क्या किए थे, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में आश्रम विश्वविद्यालय खोल लेते हैं ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। तो ये ना जाते हैं भितिहरवा में, तो इनको संयोग से कौन मिल जाते हैं पता है, वहाँ के एक शिक्षक थे जो पुंडलिक जी, वो मिल जाते हैं। वो गांधी जी इनको रखे हुए थे, मतलब जाइए वहाँ पे पढ़ाइए, ठीक है, तो वो मिल जाते हैं संयोग से, क्योंकि वो तो छोड़ दिए थे इस जगह को, लेकिन घूमने के लिए पुंडलिक जी भी आए थे, ठीक है। तो पुंडलिक जी से मुलाकात जगदीश चंद्र माथुर जी की होती है और बहुत सारी बातें होती है उस जमाने की गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी इन सभी का आदर्श भी बताते हैं कि क्या आदर्श है, बच्चे अच्छे से नॉलेज ले, पुराने पद्धति से हट के कुछ अच्छा पढ़ाई करें, ठीक है, और अपने रोज़गार में ही आगे बढ़ें, ठीक है। ये सभी चीज़ बात हुई। उसके बाद यहाँ पे बात आते हैं फिर से गंडक नदी पर, कि गंडक नदी का जो जल बहुत ज़्यादा चंचल है। ये ऐसा है ना कि इसके किनारे बहुत से लोग आए, बसे, बहुत से महात्माएँ आए, संत आए, लेकिन ये ना इतना जल इसका चंचल है कि ये कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर पाया। जैसे मतलब हरिद्वार, काशी जितना फेमस हो गया, जितना तीर्थ स्थल बन गया, ये भी बन जाता, लेकिन गंडक नदी को ये नहीं सुहाया, मतलब ये मतलब पसंद रास नहीं आया गंडक नदी को, मतलब वो उसका जल ही चंचल था, उसको गंगा के समान शांत रहना पसंद नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी तीर्थ स्थल नहीं बन पाया। इस बार उसके लास्ट में कहते हैं कि जैसे मतलब इतना आज तक जितना भी तीर्थ यात्रा पर लोग आए, ठीक है, महात्मा आए, किसी को तुम नहीं पसंद किए, लेकिन इस बार जो नहर वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, इस बार जो नहर वगैरह बनाया जा रहा है, ये भुजाएं जो है इसको ठुकरा नहीं पाओगे। ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है इस बार तुम नहीं इसको छोड़ पाओगे। ये मंदिर का निर्माण करने का मतलब क्या हुआ, ये बोलते हैं ये नदी है, इसके साइड ना दो तरफ क्या बन रहे हैं, भुजाएं बन रही है, एक तरीके से नहर बन रहा है, तो वो मानो उसके भुजाएं के समान है, बिजली के तार वगैरह हैं, वो सब उस मानो नारायण के चक्र हैं। तो एक तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसी को बोलते हैं सामूहिक रूप से, कि इसको तुम नहीं ठुकरा पाओगे। आज तक सारे तीर्थ यात्री पे आए जितने ही महात्मा लोग थे सभी को ठुकरा दिए, लेकिन इसको नहीं ठुकरा पाओगे, हे नारायणी, हे गंडक। तो ये सब चीज़ बात करते हुए कुल मिला के जगदीश चंद्र माथुर जी इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। होप सो आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे। निश्चित रूप से आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और पीछे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से पहले कमेंट सबको जाने से पहले कमेंट करके सबको जाना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और लगातार अपना पढ़ाई जारी रखिए। हम रोज़ाना मिला करेंगे, आपको डेली क्लास करवाएंगे और अच्छे ढंग से करवाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, और अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार अच्छे ढंग से पढ़ाई करते चलिए, है ना। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक और बात आपको जानकारी देना चाहते हैं कि अपना ऐप है एजुकेशन बाबा, ऐप को ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिए। सभी लोग, बच्चे जितने भी हैं सभी वहाँ से भी अपना ऑनलाइन तैयारी वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम और ज़्यादा डेप्थ में जाके जितना होता है उतना हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से अभी हम बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कितना पसंद आया, और इस वीडियो को लाइक करके अपने और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय।